व्यूअर। और मैं आपको आज जो चीजें कराऊंगा वो पिछली वीडियोस के बाद का टॉपिक होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बातें हम करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस और उसके बाद आने वाला ओहम्स लॉ, क्योंकि ओहम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, क्योंकि पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसा लॉ है जो पूरे कॉन्सेप्ट्स को बार बार समझाने के लिए इस ओहम्स लॉ का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम उसकी शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं जो आपको ये बताएगी कि जब आप जीवन में कभी ऐसी स्थितियों में फंस जाओ जब आपके पास कोई डिसीजन लेने के लिए सिर्फ दो चॉइसेस रहे, तो आपने कौन सी चॉइस करनी चाहिए। दिन ब दिन हर वक्त हमारे पास, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सुबह सोकर उठने की बात होती है, हमेशा स्टूडेंट के लाइफ में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो सुबह उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। अलार्म बजता है, हमारे पास दो चॉइस रहती है, सो जाऊं या उठ जाऊं, सो जाऊं या उठ जाऊं। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास डिसीजन लेना हो, सिर्फ दो चॉइसेस हो, हमें कैसी चॉइस करनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है जो एक रेगिस्तान में खो जाता है। रेगिस्तान में खो जाता है और उसके पास पीने के लिए पानी नहीं रहता। वो 2 दिन पहले घर से निकला होता है और उसके पास एक पानी की बोतल होती है जिसका पानी वो ऑलरेडी पी चुका होता है और उसे बहुत जोर की प्यास लगी होती है, बहुत जोर की प्यास लगी होती है और वो दर बदर भटक रहा है पूरे रेगिस्तान में। और आपको पता है रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत होती है, तो पानी की खोज में वो जिधर उधर ढूंढ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, पर उसको कहीं पर भी पानी मिलता नहीं है। तो ऐसे में ढूंढते ढूंढते उसकी पूरी एनर्जी क्या हो जाती है, पूरी एग्जॉस्ट हो जाता है वो, और उसे अब लगने लगता है कि शायद ये मेरा पानी की वजह से अंत तय है, शायद मैं प्यासा ही मारा जाऊंगा। लेकिन चलते चलते जब उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और उसके पैर बस चलना भी बंद कर देते हैं, ऐसी स्थिति में उसको थोड़ी दूर पर एक छोटा सा हट नजर आता है। और ये झोपड़ी देखकर, ये हट देखकर उसके मन में थोड़ी सी खुशी, मतलब उसको फील होती है कि शायद वहां कुछ पानी का सोर्स मिल जाए या वहां कोई रहता हो तो उसके पास पानी मिल जाए। लेकिन फिर उसको लगता है क्या ये मेरा कोई भ्रम तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि मुझे ये कोई मिराज हो, क्योंकि रेगिस्तान में एक चीज होती है मिराज, जिसमें आपको दूर पर देखने पर कुछ चीजें नजर आती है पर असल में वो होती नहीं है, जिसको मिराज कहते हैं साइंस की टॉपिक में। तो खैर मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। उसे लगता है कि क्या है कोई मिराज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मरता क्या नहीं करता भाई, अगर जो भी हो एक बार जाकर कोशिश तो करे। तो वो जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ता है, उसका जो देखा हुआ वो जो झोपड़ी होती है, छोटा सा जो घर होता है, वो उसको वैसे ही इंटैक्ट नजर आता है। उसे हौसला बढ़ने लगता है और उस बढ़ते हुए हौसले के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो उस झोपड़ी के अंदर एंट्री करता है, वैसे उसको एक वहां पर हैंडपंप नजर आता है और वो देखकर उसे लगता है कि शायद अब मैं बच जाऊंगा, अब मेरी तलाश शायद यहाँ पर खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में वो क्या करता है, वो हैंडपंप का जो हैंड रहता है उसको बहुत ज्यादा पंप करता है, बहुत हिलाता है, लेकिन उससे पानी निकल के नहीं आता। वो पहले ही इतना थका होता है और उसके बाद तो वो उस हैंडपंप को यूज करने के बाद तो पूरी तरीके से थक जाता है, लेकिन उससे पानी निकल के नहीं आता। थक हाक कर वो क्या करता है, एक कोने में बैठ जाता है वहां पर। जैसे ही वो एक कोने में बैठता है, उसकी नजर पड़ती है दूसरे कोने पर, वहां पर एक पानी की बोतल रखी हुई होती है। जैसे वो पानी की बोतल देखता है, उसे बहुत खुशी होती है कि वाह, ये तो पानी जैसे क्या वैसे तैयार मिला है और मैं कहाँ यहाँ मेहनत कर रहा था। जो वो जाता है, वो पानी की बोतल ले आता है और पानी की बोतल बस खोलता और पीता, उतने ही देर में उस पानी की बोतल को उसको एक चिट्ठी चिपकी हुई मिलती है और वो चिट्ठी चिपकी हुई मिलती है और उस पर लिखा होता है कि इस पानी का इस्तेमाल इस हैंडपंप को शुरू करने के लिए करें, और एक बार जब हैंडपंप से पानी आ जाए, अपनी प्यास मिटा दे और दोबारा इस बोतल को भर कर रख दे। एक बार फिर सुनिए, उसमें लिखा होता है कि इस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को शुरू करने के लिए कीजिए और एक बार आपका पानी पीकर हो जाए, उसके बाद इस बोतल को दोबारा भर के रख दें। अब क्या करें? तो ऐसे में उसे ये सोचने में, मतलब वो सोचने लगता है कि अब मैं करूं, क्या करूं? क्या गारंटी कि पानी को पंप में डालूं और पानी आए? अगर पानी नहीं आया तो ऐसा हो जाएगा कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगा और ये पानी पंप में डाल दूंगा और उसके बाद तो पानी नहीं आया तो मैं वैसे ही यहाँ पर प्यासा मर जाऊंगा। उसे ये लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं? उसके पास दो चॉइस है, या तो उस बोतल का सीधा पानी पी लूं
या फिर मैं क्या करूं कि भाई उस पानी जो वो पानी है उस पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को शुरू करने के लिए करूं, लेकिन उसे श्योर नहीं था ना कि भाई अगर मैंने ये पानी इस्तेमाल किया तो सच में पानी आएगा या नहीं आएगा। उसके पास दो चॉइस थी, लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं पानी पी भी लूं, ये पानी अगर मैं पी भी लूं तो मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहां पर हूं और मुझे यहां से निकलने और कितना समय लगेगा, तो शायद अंत तो वैसा भी होगा। तो क्यों ना फिर जो कहा जा रहा है उसी का पालन करें, हो सकता है कि ये सच हो। उस पानी को हैंडपंप में डालता है और उसके बाद पंप करना शुरू करता है। जैसे ही वो पंप करना शुरू करता है, थोड़ी देर और मेहनत करता है, उसके बाद वहां से पानी निकल के आता है। और जैसे ही वहां से पानी निकलता है, ये बिल्कुल खुश हो जाता है, उस पानी को लेता है, पानी पीता है और उसके बाद उसने वो जो चिट्ठी देखी थी जिसमें लिखा था कि एक बार आपका पानी पीकर हो जाए, इस बोतल को दोबारा भर के रखिए। उस बात को वो दोबारा ध्यान में लाता है और उस बोतल को भर देता है। उस बोतल को भरता है और साथ में अपनी जो खुद की बोतल वो ले आया था जिसका पानी पहले खत्म हो चुका था, उसको भी भरता है। और उसे बहुत खुशी होती है कि इस पर लिखी बात सच है, बिल्कुल सच्चाई है इस बात के अंदर, खुशी होती है। और उस बोतल को जो वहां उस झोपड़ी में उसे मिली हुई थी, उसे उसी कोने पर लेकर जाता है। जब वो उस कोने में रखने के लिए जाता है तो उसे वहां पर एक कागज का टुकड़ा और एक पेंसिल मिलती है। उस कागज के टुकड़े में उसको मिलता है वहां का मैप, और उस मैप में वो झोपड़ी की पोजीशन उसको देखने पर पता चलती कि मैं तो असली शहर से बहुत दूर हूं। तो वो सोचता है कि अगर मैंने उस पानी के बोतल का पानी पी लिया होता तो शायद मैं बाहर नहीं पहुंच पाता, और यहां नहीं तो कहीं ना कहीं तो मेरी मौत जरूर हुई होती। और जब वो उस पेंसिल से क्या करता है, उस जो कागज की चिट्ठी जो उस बोतल को जुड़ी हुई थी जिसपे ये लिखा हुआ था कि इस पानी का इस्तेमाल पंप को शुरू करने के लिए करें, और एक बार उस पानी का इस्तेमाल होने के बाद, आपकी प्यास बुझने के बाद दोबारा बोतल को भरे, उस पर लिखा हुआ था। उसने फिर अपनी पेंसिल ली और उसमें लिखा, यकीन मानिए ये काम करता है। मतलब वहां पर जो लिखा हुआ निर्देश है, यकीन मानिए ये काम करता है, ऐसा दिया लिख कर रखा, ताकि ये बताने के लिए कि कल को कोई नया मुसाफिर जब यहाँ आए तो वो इस कंफ्यूजन में ना हो कि सही में ये काम करेगी या ना करेगी, क्योंकि इसने तो एक सही डिसीजन लिया, अगला ये डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, उसे इस कंफ्यूजन में शायद फंसना ना पड़े, इसीलिए उसने उस कागज पे लिख दिया कि यकीन मानिए ये काम करता है। तो लाइफ में ऐसी सिचुएशन में शायद आप कभी फंसे ना हो और ना कभी फंसेंगे, लेकिन लाइफ में और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास दो चॉइस होते हैं, और जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, चॉइस करते हैं, और अगर हमारा डिसीजन सही साबित होता है तो हम वो दूसरों को बताते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन अगर कभी वो चॉइस गलत हो गई तो हम दूसरे को अपनी मिस्टेक्स बताते हैं, उसका रियलाइजेशन बताते हैं, उसके बारे में दूसरों को बताते हैं कि ऐसा भी ना करिए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमको ये समझ में आया कि जब हमारे लाइफ में सिचुएशंस ऐसी हो कि जब हमारे पास चॉइसेस बहुत कम हो, सिर्फ दो चॉइसेस हो, उसमें जो चॉइस को हमें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है उस पर फॉलो करना चाहिए। और उस मैप के मदद से जो उसको मिला था, उससे वो उस रेगिस्तान से बाहर निकल के आता है, और इस तरीके से वो जिंदा बचता है, और जाने से पहले वो बॉटल को जरूर भरता है और चिट्ठी पे लिखता है, यकीन मानिए ये काम करता है। तो यकीन है दोस्तों आपको ये मजा आया होगा सुनकर, और ये आप सीख गए होंगे कि लाइफ में डिसीजंस लेने हो तो कभी बड़ों की, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की बातें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि वो जब कहते हैं तो कुछ तो सोच कर कहते हैं, क्योंकि उनके भी खुद के एक्सपीरियंसेस उनसे वो सीखे हैं और वो आपको बता रहे हैं। तो जब जैसे एग्जांपल मैंने बताया था शुरुआत में कि जब आप सुबह उठने की बात होती है तो सुबह उठने में दो चॉइस है, सो जाऊं या उठ जाऊं। अब इसमें आपको ये सोचना है कि फायदा किसमें है। जिसमें फायदा है वो डिसीजन आप लीजिए, और वो डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैंने आपको एक कहानी बता दी जिसको आपको सुनकर बहुत मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको मजा आता रहे। एक बार फिर शुरू करते हैं साइंस की, और हमने पिछली क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस पर बात करी थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, कंडक्टर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से अपनी जनरल लैंग्वेज में
रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध, रुकावट, अपोजिशन। मतलब क्या होता है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हमने उसको लगाया बैटरी, और बैटरी के दो एंड्स जैसे उस कंडक्टर के एंड्स पर लगते हैं तो उसके बाद उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स वन एंड से दूसरे एंड पर जाते हैं, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिट्रॉन मूव करता है, और उस पॉजिट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। यहां तक की बातें हमने पढ़ ली थी, लेकिन अगला टॉपिक हमारा ये है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम इसके ऊपर बैटरी लगाते हैं और एक तरफ निगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो ये दोनों एंड्स पे क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट होता है दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस। और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल से जाता है पॉजिटिव टर्मिनल में। लेकिन क्या इस कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं, उसके पास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड है इसी कंडक्टर के अंदर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो बाकी के इलेक्ट्रॉन उसको आगे बढ़ने से क्या करते हैं? रोकते हैं। उसको आगे मूव होने से क्या करते हैं? अपोज करते हैं। यानी जितनी एनर्जी के साथ वो इलेक्ट्रॉन ने आगे बढ़ना चाहिए उतनी एनर्जी से वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसको दी गई कुछ एनर्जी का इस्तेमाल, ध्यान से सुनिए, उसको दी गई कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किसने दिया? बैटरी ने। बैटरी क्या देती है? एनर्जी। जो बैटरी ने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, उसमें से कुछ एनर्जी का इस्तेमाल वो इलेक्ट्रॉन जो उसको आगे बढ़ने से रोक रहे थे उनको अपोज करने में उसकी चले जाती है। एक बार फिर समझिए कि मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये कंडक्टर से मूव होना शुरू होते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या बाकी के दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस इलेक्ट्रॉन को मूव होने से क्या करते हैं? अपोज करते हैं, रोकते हैं। और उसमें बैटरी की दी गई एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को थोड़ी बहुत क्या होती है? यूज होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने में? अपोज करने में। यानी जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती है वो पूरी की पूरी लेकर आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी वो अपोज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के खिलाफ लड़ने में इस्तेमाल हो जाती है। और वो जो एनर्जी उसने उसके खिलाफ लड़ने में क्या की है? इस्तेमाल की है, वो डिपेंड करता है कि भैया उनका अपोजिशन कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिशन, बहने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपोजिशन ज्यादा मिल रहा है तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो बैटरी से मिल रही है वो ज्यादा इस्तेमाल होगी उस अपोजिशन के खिलाफ लड़ने के लिए। और अगर जो अपोजिशन उसको मिल रहा है अगर वो कम है तो उस इलेक्ट्रॉन को मिली हुई एनर्जी जो बैटरी से मिली है वो कम इस्तेमाल होगी उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए। इसका मतलब मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उस कंडक्टर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उस कंडक्टर के अंदर और भी बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव होने से क्या करते हैं? अपोज करते हैं। और वो जो अपोजिशन होता है उस अपोजिशन को ओवरकम करने के लिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और वो जो एनर्जी उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है कई बार हीट के फॉर्म में बाहर आती है। और इसीलिए बहुत बार आप ये फील करेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं कुछ देर वर्क करने के बाद वो गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म होते हैं? क्योंकि वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है, और वो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन मुझे ये नहीं बताना कि वो कहां गई एनर्जी, मुझे ये बताना है कि कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर उसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। और ये जो अपोजिशन होता है इस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब मैंने आपको क्या कहा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कौन करता है? बाकी के इलेक्ट्रॉन, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर और भी दूसरे इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस एटम्स के अंदर जो फ्री नहीं है, लेकिन उस बहते हुए इलेक्ट्रॉन को तो अपोज कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निगेटिव है। मेरी तरफ, मैं खुद एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन हूं और मेरी तरफ कोई निगेटिव इलेक्ट्रॉन आएगा तो मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट थोड़ी करूंगा, मैं क्या करूंगा? अपोज करूंगा। और बावजूद इसके अगर वो इलेक्ट्रॉन मुझे क्रॉस करके जा रहा है, इसका मतलब अगले इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ एनर्जी मैं क्या कराऊंगा? लॉस कराऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उससे लड़ रहा हूं, वो इलेक्ट्रॉन मुझसे लड़ रहा है और उसके पास एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसको बैटरी भगा रही है, मेरे को नहीं भगा रही, बैटरी उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को भगा रही है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब मुझे अपोज करके निकलेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करता हुआ निकलेगा, क्योंकि वो मुझसे लड़ रहा है, वो मेरे से लड़ते वक्त अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा। और ये जो मैं अपोज कर रहा हूं उसको, वही कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने अपनी तरीके से आपको ये जरूर समझा दिया कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब पिछली क्लासेस में जिस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कुदाने के लिए बैटरी जैसी कहानी लेकर आए, पोटेंशियल डिफरेंस जैसा भारी भरकम टॉपिक समझा, आज उसी फ्री इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन भी समझ लिया। इसका मतलब भैया जब फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाकी के इलेक्ट्रॉन उसको अपोज कर रहे। कहां चले भैया? अभी ठहरो। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बैटरी की एनर्जी है, तो उससे थोड़ा बहुत एनर्जी वो लॉस करेगा उनसे लड़ने में और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि उसको कुछ ना कुछ अपोजिशन सहन करना पड़ा और वही अपोजिशन कहलाता है रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको रेजिस्टेंस समझा होगा और इसीलिए मैं आपको रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बता रहा हूं। तो हम लिख सकते हैं एन अपोजिशन ऑफर्ड बाय द conductor to the flow of free electrons is called as resistance। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर जाना चाहता है तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उसको जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं, अपोज करते हैं, और वही अपोजिशन है रेजिस्टेंस। अब फ्री इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि करंट आ सके, लेकिन अपोजिशन उस फ्री इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये अपोजिशन सीधा सीधा करंट के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो करंट नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये जो अपोजिशन है ये बस वो फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं है, आने वाले करंट को भी है। क्योंकि जितना अपोजिशन ज्यादा रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन को जाने में उतनी ज्यादा तकलीफ होगी और जितना लेट इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उतना करंट लेट आएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस का करंट से संबंध जो है वो उल्टा है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा और करंट नहीं आ पाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि जितना अपोजिशन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम उतनी ज्यादा, करंट आने में समस्या ही उतनी ज्यादा। इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट नहीं आएगा भैया, क्योंकि उसको समस्याएं ज्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन को जाने में, तो करंट नहीं आएगा। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होगा तो करंट नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बात करते हैं रेजिस्टेंस के आगे की। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम लिख सकते हैं दी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये साइंटिस्ट ने बताया था जिसकी सरनेम ओम थी, और इसलिए उनको ऑनर करने के लिए उन्होंने ये मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट खुद की सरनेम पे रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था इंसान ऐसा है कि जिसको याद ना दिला जाए तो भैया वो किसी के भी कर्म भूल सकता है। तो हम रेजिस्टेंस जरूर पढ़ते, अगर उनके नाम पर यूनिट नहीं होता तो शायद हम कभी ये बता नहीं पाते कि रेजिस्टेंस किसने बताया। तो इसीलिए सब अपने नाम इस्तेमाल करते जाते यूनिट्स में। ओम का सिंबल इस तरीके से होता है, इसको हम
सिग्मा कहते हैं, सिंबल का नाम सिग्मा है एंड दिस सिग्मा स्टैंड्स फॉर ओम, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो मैंने रेजिस्टेंस तो आपको बता दिया, ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई चीज है नहीं। आपको ये समझना चाहिए कि क्यों इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण उस कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उस कंडक्टर के अंदर के बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, सभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाकी के इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करते हैं उनको वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं एंड दैट अपोजिशन इज सिंपली कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, तो हमने रेजिस्टेंस की बात यहां खत्म की है। अगला टॉपिक जो हम कल की और आज की वीडियोस को मिलकर बनता है दैट इज ओम्स लॉ। कल की और आज की वीडियोस इसीलिए बोला क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा एक बात याद रखिए, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, तो ये वोल्टेज और रेजिस्टेंस को रिलेट करने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पता नहीं कितनी बार आपको नाम से सुनाया गया होगा और आने वाली क्लासेस में कितनी बार यूज आएगा, कितनी तो भी बार, बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है इसका। और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ की बात करते हैं दोस्तों। ओम्स लॉ कंडक्टर, जैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए कि मेरे पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कुछ तो भी पोटेंशियल दिए, बैटरी लगाई तो बैटरी का एक निगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल। लेट्स से कि मैंने इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया वो V है, V पोटेंशियल दिया मैंने। तो आपको पता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल दे रहा हूं उतना ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि जो बैटरी है उसके पास एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी उस बैटरी में रहेगी मतलब उसका पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा कहलाएगा। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको मतलब एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए समय बहुत कम लगेगा। और आपको पता है कि करंट का रिलेशन चार्ज अपॉन फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट का रिलेशन टाइम के साथ कैसा बनता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बैटरी अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाली है, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, तो ज्यादा एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी तो उसको एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा, और टाइम अगर कम लगेगा और टाइम का रिलेशन करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब करंट ज्यादा आएगा। मतलब आप चीजों को रिलेट करो कि मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास बैटरी जिसका वोल्टेज ज्यादा है, बैटरी जिसका वोल्टेज ज्यादा है उसके पास एनर्जी ज्यादा है, वोल्टेज अगर ज्यादा है इसका मतलब उसके पास एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड पर ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगा, जितना ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगा मतलब वो फास्ट जाएगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी। अगर वो फास्ट मूव करेगा तो उसको एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है। जो जोर से जाएगा उसको समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो करंट ज्यादा आएगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब वोल्टेज ज्यादा था, मैं आप लिख कर दे देता हूं यहां पर, वोल्टेज ज्यादा है तो भैया टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो करंट के साथ रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए करंट भी ज्यादा है। तो ऐसे में आप सोचो कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब वोल्टेज और करंट का रिलेशन फिलहाल दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसको श्योर कर लेते हैं उल्टा करके, मैं वोल्टेज कम दूंगा तो मतलब क्या हो रहा है, वोल्टेज कम दे रहा हूं मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो कम है, मतलब बैटरी में एनर्जी कम है। अगर बैटरी में एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है बैटरी से वो कम मिलेगी। अगर वो काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो एक एंड से दूसरे एंड पर जाते हुए स्पीड कम रहेगी, अगर स्पीड कम रहेगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो रिलेशन कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी करंट कैसा आएगा, कम आएगा। इसका मतलब जब वोल्टेज कम है तो करंट भी कैसा है, कम है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि लगाया गया वोल्टेज, लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो करंट ज्यादा आएगा, वोल्टेज कम रहेगा तो करंट कम रहेगा। अब ये बोलने की कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद अपने घर के अंदर कई बार डीम लाइट देखते हैं, डीम लाइट का मतलब यही है कि करंट कम आ रहा है।
क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है और इसीलिए बल्ब से जो उजाला मिलता है वो कम मिलता है। यानी वोल्टेज का रिलेशन करंट के साथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बात मैंने आपको इस डेमोन्स्ट्रेशन में समझाकर दे दी, कम समय में बताया। अब देखिए इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम समझ लेते पहले। V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, देते हैं किसी कंडक्टर को, इसलिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के एंड्स पर अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? V से। और I मतलब क्या कह सकते हैं? करंट flowing through it, उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट। देखो दो चीजें मैंने बताई, एक तो कंडक्टर को अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस V और उस V की वजह से फ्लो होने वाला करंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? I। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ दोस्तों, इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू के साथ लगता है कांस्टेंट और कांस्टेंट हम लेते हैं यहां पर R और I जैसे का वैसा। R का मतलब हम बताएंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। यही वो रेजिस्टेंस है जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है, ठीक है? रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या दिखा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V का नाम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। मतलब कम पोटेंशियल देंगे तो कम करंट आएगा, ज्यादा पोटेंशियल देंगे तो ज्यादा करंट आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट उसको अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने ऐसा इसीलिए लिखा हो दोस्तों क्योंकि मुझे स्टेटमेंट आपको बतानी है और मैं चाहता हूं स्टेटमेंट आपको याद हो, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है यहां पर। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लगाया और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट लगता है उस कांस्टेंट को हम जनरली कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को इस टॉपिक में हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो हम अगली इक्वेशन में V इज इक्वल टू R इंटू I लिखे या फिर I इंटू R लिखा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब A इंटू बी करो चाहे B इंटू A करो, आंसर सेम आता है। इसीलिए मैंने R इंटू I की जगह I इंटू R लिखा। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लॉ को हमेशा V इज इक्वल्स टू I R के फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। बताने वाले बंदे कौन थे? बताने वाले थे ओम। बताने वाले कौन थे? ओम, और इसीलिए इनका नाम पड़ा ओम्स लॉ। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ओम्स लॉ है और ये कोई ऐसे गहरे व्यक्ति तो रहे नहीं होंगे, बड़े महान व्यक्ति रहे होंगे जिनने इतना बड़ा लॉ दिया। तो हम अपने तरफ से एक उपाधि दे रहे हैं, ओम को अपने तरफ से एक उपाधि दे रहे कि वो वीर थे, महान थे, तभी इनने इतना बड़ा लॉ दिया। तो हम ओम को वीर कहेंगे, आज से वीर ओम नाम रखेंगे। मेरी तरफ से मैं उनको नाम दे रहा हूं वीर ओम। तो वीर ओम, जैसे ही मैं इसको वीर ओम कहूंगा आप उस वीर का मतलब समझो, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, VIR यानी कि ओम्स लॉ है। मैंने आपको इसीलिए कहा कि ओम जिन्होंने हमारे लिए इतना काम आसान करके दिया कि भैया जो वोल्टेज है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बताने वाले ओम साधारण व्यक्ति नहीं थे, महान थे जिन्होंने इतना इंपॉर्टेंट लॉ हमको दिया। और इसीलिए हम आज से उनको ओम नहीं बुलाएंगे, हम कहेंगे वीर ओम। और जैसे वीर ओम कहेंगे तो वीर यानी VIR और वो VIR यानी कि है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR। अगर आपको दोस्तों इसका स्टेटमेंट बनाना हो, इस इक्वेशन का स्टेटमेंट बनाना हो, तो मैंने जो बोर्ड पर चीजें लिखी है उसका इस्तेमाल करूंगा।
ओम्स लॉ के बारे में लिखूंगा। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या कहता है ओम्स लॉ? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही स्टेटमेंट है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही स्टेटमेंट है, बस इतना ही काम का है भैया, यही स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें V का नाम और I का नाम बता दो, काम खत्म। V और I का नाम बता के बोल दो, स्टेटमेंट आ गई। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और मैं V की जगह ये कहूंगा, I की जगह ये कहूंगा, और इक्वेशन में स्टेटमेंट बन जाएगी। कैसे? V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मैं लिख रहा हूं, स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस the ends of the conductor is directly proportional to the, is directly proportional to, किससे प्रोपोर्शनल है? I से। और I का क्या मतलब है? करंट flowing through it। देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आपको V और I का पूरा मतलब पता होना चाहिए कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू इट। लेकिन आपको पता है कि ये रिलेशन तभी फॉलो होगा जब R क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर R कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन फॉलो नहीं होगा। तो सर फिर R कांस्टेंट कब रहेगा? जब कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर्स नहीं बदलेंगे। ये क्या बात है सर? ये बात है कि कंडक्टर का लेंथ, उसका एरिया, उसका टेम्परेचर और उसका मटेरियल, ये चार बातें आपको बदलना नहीं है। जब ये चार, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाई है ना, वैसे इस कंडक्टर के चार भाई हैं। कौन से? लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल। क्योंकि ये जब चार नहीं बदलेंगे तब ये R कांस्टेंट रहेगा। जब ये चार नहीं बदलेंगे तो ये R कांस्टेंट रहेगा, और जब ये कांस्टेंट रहेगा तभी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। क्योंकि जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम कहते हैं, इसका मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट तभी रहता है जब कंडक्टर की लेंथ ना बदले, कंडक्टर का एरिया ना बदले, कंडक्टर का एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर का टेम्परेचर ना बदले और कंडक्टर का मटेरियल ना बदले। कंडक्टर का मटेरियल का मतलब यह है कि भाई कंडक्टर बदल के कॉपर से आयरन कर दिया तो आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस और कंडक्टर आयरन का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। क्यों? उसके बेसिक में जाओ। रेजिस्टेंस क्यों आया? इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। कॉपर और आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉपर में और आयरन में एक जैसा नहीं है, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग है, और इसलिए सब बदल जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि V का प्रोपोर्शनल I के साथ आंसर तभी ठीक रहेगा जब R कांस्टेंट रहेगा, और R तब कांस्टेंट रहेगा जब लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल कांस्टेंट रहेगा। ये चार कांस्टेंट तो R कांस्टेंट, ये चार कांस्टेंट तो ये R कांस्टेंट, और R कांस्टेंट तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज वीर ओम्स लॉ। वीर ओम्स लॉ पेपर में मत लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं वीर ओम्स लॉ। Why वीर ओम्स लॉ? क्योंकि वीर मतलब बनता है V इज इक्वल टू I इंटू R। मतलब ये जो इक्वेशन हमने देखकर स्टेटमेंट लिखी थी जिसमें कहा था पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये तभी फॉलो होगा जब R कांस्टेंट होगा। ये R कांस्टेंट होगा, और ये R तब कांस्टेंट होगा जब चार चीजें नहीं बदलेगी। कौन सी चार? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो हम लिखेंगे ओनली इफ लेंथ,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर, remains same. तो ठीक है दोस्तों, हमने इस तरीके से ये पूरे लॉ को एक्सप्लेन किया। ये मैंने आगे में इसलिए जोड़ के रखा हूं क्योंकि जब तक ये कांस्टेंट रहेंगे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ये चार चीजें जब तक कांस्टेंट रहेगी तब तक R कांस्टेंट रहेगा, और जब तक R कांस्टेंट रहेगा तब तक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहेगा। मतलब ये लाने के लिए ये कांस्टेंट चाहिए और ये कांस्टेंट रखने के लिए आपको कंडक्टर के फिजिकल पैरामीटर्स नहीं बदलने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। इसमें बची कुछ जितनी भी क्वेरीज होगी वो मैं आने वाली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जैसे अभी मैंने कह दिया ना कि रेजिस्टेंस लेंथ से बदलता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बदलता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बदलता है, रेजिस्टेंस मटेरियल से बदलता है, और इसीलिए आपको ये सब नहीं बदलना है। ये अगर बदला तो R बदला और R तो कांस्टेंट चाहिए, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये रिलेशन सेट नहीं होगा। इसीलिए आप लोग ये चारों को कांस्टेंट रखेंगे। आने वाली वीडियो में मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि क्या फर्क पड़ता है इन चारों का रेजिस्टेंस के ऊपर। वहीं से मेरी अगली वीडियो शुरू होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।